गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है मरीन लॉसेस। मरीन की इंश्योरेंस पॉलिसी जो हम लेते हैं उसके अंतर्गत हमें ये देखना है कि इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करने वाली कंपनी किस किस तरह के लॉस को कवर करती है। तो उसके लिए हमें पहले ज़रूरी है ये देखना कि लॉस कितने टाइप के हैं। ओके, सो एक छोटा सा डायग्राम है, वो आप एक बार देख लीजिए। मरीन लॉसेस को हमने दो पार्ट्स में बांटा है, टोटल लॉस एंड पार्शियल लॉस। सॉरी, पार्शियल का जो पी है वो थोड़ा सा खिसक कर इधर आ गया है, लेकिन आप इसको टोटल लॉस और पार्शियल लॉस ही पढ़ेंगे। दिस इज़ नॉट आर्शियल लॉस, दिस इज़ पार्शियल लॉस। ओके, टोटल लॉस यानी कि बिल्कुल एक तरह से मान लीजिए 100% या 100 के अप्रॉक्सीमेट, यानी कि 99, 98, 97 इस तरीके का, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली मतलब एक तरह से पूरा ही जो है नुकसान हो गया है हमारा। अब टोटल लॉस को हमने दो पार्ट्स में बांटा है, एक्चुअल टोटल लॉस और कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। और इसी तरीके से पार्शियल लॉस को हमने दो पार्ट्स में बांटा है, दैट इज़ पर्टिकुलर लॉस, पर्टिकुलर एवरेज लॉस कह सकते हो आप, इसे जनरल एवरेज लॉस कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा टोटल लॉस किसे कहेंगे, फिर पार्शियल लॉस के बारे में, उसके बाद हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले आ रहे हैं टोटल लॉस पर। जैसे कि मैंने पहले बताया, टोटल लॉस वो लॉस है जो 100% या 100% के अराउंड, अप्रॉक्सीमेटली 100% जो है हमारा लॉस हो गया है, उसे हम टोटल लॉस कहेंगे। मैं इसके लिए आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं टोटल लॉस यानी कि जो 100% लॉस हो गया है, या अप्रॉक्सीमेटली मतलब एक तरह से लगभग जिसे कह सकते हैं ना कि सारा ही नुकसान हो गया हमारा, कुछ बचा नहीं है, बचा है तो इतना माइनर बचा है कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, अब टोटल लॉस को हमने दो पार्ट्स में बांटा, किस किस में, एक्चुअल टोटल लॉस और कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। एक्चुअल टोटल लॉस के बारे में बात करेंगे। आप इस एडवर्टीजमेंट वर्ड को जो अवॉइड करें, ये एक्चुअली गूगल से टॉपिक उठाया गया है, तो इसलिए इसमें इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ये आपके आर्टिकल का पार्ट नहीं है, आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। मैं बात कर रही थी एक्चुअल टोटल लॉस की। तो एक्चुअल टोटल लॉस का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए गाड़ी है, मैं अभी शिपिंग की बात नहीं कर रही, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। गाड़ी का हमारे एक्सीडेंट हो गया है और भगवान की कृपा से हम बच गए, लेकिन हमारी गाड़ी टोटल लॉस में चली गई। मतलब क्या कि एक तरह से इतनी ज़्यादा डैमेज हो गई है कि अब उसका कुछ भी नहीं बचा है, यानी कि उसकी रिपेयर भी नहीं हो सकती है। राइट, तो उसे हम क्या कहेंगे, टोटल लॉस कहेंगे। और यहाँ पर टोटल लॉस का जो पहला टाइप है दैट इज़ एक्चुअल टोटल लॉस की, मतलब मैंने कहा टोटल लॉस की 100% है, और उसका जो पहला टाइप है वो एक्चुअल टोटल लॉस है, यानी कि यहाँ पर बात वही है, यहाँ पे भी 100% ही है एक तरह से, या थोड़ा सा 100% से ऊपर नीचे ऊपर तो नहीं हो सकता, लेकिन ये लगा लो कि 1-2% अगर मान लीजिए, अब जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और मैंने कहा कि बिल्कुल डैमेज हो गई है। बिल्कुल डैमेज होने का मतलब ये है कि वो उसका ढांचा तो आपके सामने है, लेकिन वो उस रूप में नहीं है। आपने देखा होगा गाड़ियों के बहुत कई बार आप किसी वर्कशॉप के आगे से निकले हैं, या कई बार किसी पुलिस स्टेशन के भी आगे से हम निकलते हैं, तो हम देखते हैं कि आसपास 2-4 गाड़ियां ऐसी ज़रूर खड़ी मिलती हैं जो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी होती है, और उनका इतना बुरा हाल हो चुका होता है कि अब उसको रिपेयर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, हाँ, लेकिन वो स्क्रैप में तो ज़रूर जाएंगी ना। स्क्रैप का मतलब तो कोई कबाड़ी ले जाएगा, या कहीं ना कहीं वो जैसे उसका तोड़ फोड़ के और उसका जो भी मटेरियल लोहा है, प्लास्टिक है, या जो भी चीज़ें हैं, वो उस कबाड़ में बिकेंगी, और उससे जो थोड़ा बहुत पैसा आएगा वही आएगा, लेकिन वो गाड़ी के रूप में तो नहीं यूज़ हो सकती ना। तो इसीलिए हम उसको एक्चुअल टोटल लॉस कह रहे हैं। राइट, ये आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट हैं, लेकिन मैंने आपको एक जो बात बताई है वो इसी सेंस में ही आती है कि हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है, यानी कि हमारी जो चीज़ है वो बिल्कुल नष्ट हो गई है। अब अगर मैं मरीन इंश्योरेंस के केस में बात करूँ तो वापस वहीं आ जाते हैं। मान लीजिए शिप डूब गया का मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया, सारा सामान नष्ट हो गया, उसकी बॉडी भी डैमेज हो गई है, लेकिन वो है तो समुद्र में ही। वो कहीं ना कहीं मान लीजिए अगर कल को जो अगर स्क्रैप की बात कर रहे हैं, तो स्क्रैप पे तो वो थोड़ा बहुत मान लो वहाँ से कोई निकाल के शिपिंग कंपनी या जो भी है, तो उसको निकाल के थोड़ा बहुत वो बिक जाएगा, या उसका कोई बॉडी का कुछ मिल जाएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे मतलब का तो नहीं रहा।
चलने लायक तो नहीं रहा वो। इसलिए हम कहेंगे कि सब्जेक्ट मैटर जो है पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया है। गुड्स इतनी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है कि अब उसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता उसमें से कुछ हासिल हो जाए या कहीं वो बिक जाए, मतलब ही नहीं है। इन शॉर्ट जो है अब सब्जेक्ट मैटर से दूर है। मतलब कई बार क्या होता है, हमारा जो शिप है मिसिंग हो गया, कहीं ट्रेस नहीं हो रहा है। अब हालांकि इतनी बड़ी चीज़ है, ऐसे कैसे हो सकता है कि ट्रेस ना हो। मतलब ठीक है, बहुत बड़ा तूफान आया और पता नहीं कहाँ बह गया और क्या हुआ उसका कुछ अता पता नहीं है, सामान का कुछ अता पता नहीं है। तो ऐसे केस में इंश्योर्ड के हाथ में तो कुछ लगा नहीं। कई बार शिप में, अब मान लीजिए किसी दुश्मन के हाथ में लग गया और उन्होंने गायब कर दिया वहाँ से, ठीक है। इंटरनेशनल वाटर में शिप जा रहा है, हमें नहीं पता कब कोई वॉर के तहत कोई एनिमी ने अटैक कर दिया हो सकता है हमारे रडार से जा चुका हो बाहर, इसलिए हमारे लिए तो वो मिसिंग है। अब मिसिंग है तो इसका मतलब वो हमारे लिए 100% लॉस में आएगा। तो 100% लॉस का मतलब एक्चुअल टोटल लॉस है, जिसकी कोई रिपेयर नहीं हो सकती, जिसकी कोई वापसी नहीं है। तो अब उसका इलाज क्या है? उसका इलाज यही है कि इंश्योरेंस कंपनी हमारे को उसका लॉस जो भी है वो कवर करेगी, हमारे को देगी उसका कवरेज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल बता दिया है मैंने, आपको एग्जाम्पल समझा ही दिया है। टोटल लॉस को उन्होंने क्रॉकरी के साथ कंपेयर किया कि अगर मान लीजिए ग्लास है आपके पास शीशे का और वो फर्श पे गिर जाता है और वो टूट जाता है, अब बताइए आप ग्लास का कैसे इस्तेमाल करेंगे? आपके लिए वो टोटल लॉस हुआ कि नहीं हुआ? वही बात यहाँ पर शिप के लिए भी लागू होती है, ठीक है। ओके, तो जब इंश्योर्ड पर्सन अपनी चीज़ों को वापस हासिल करने में असमर्थ है, शिप मिसिंग है, कोई ट्रेस नहीं है उसका, इसका मतलब वो एक्चुअल टोटल लॉस में आएगा, ठीक है जी। ओके, सो ये हम एक्चुअल टोटल लॉस की बात परिभाषा समझ गए। अब हमारे को शायद इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम इंश्योरेंस कंपनी से अपना क्लेम ले सकते हैं, ठीक है। ओके जी। अगर कुछ हासिल हो रहा है, मान लीजिए जैसे मैंने बोला ना, अब मान लीजिए गाड़ी का डैमेज हो गया, अब डैमेज हो गई है, बिल्कुल टोटल लॉस में चली गई है, इंश्योरेंस कंपनी हमारे को हमारा पैसा दे रही है। उसके बाद जो टूटी फूटी जैसी भी हालात में गाड़ी है, अब उसको उठाकर इंश्योरेंस कंपनी अपने कब्जे में लेगी, उसको कबाड़ में बेचेगी, क्या करेगी वो उनकी प्रॉब्लम है। जो पैसा आएगा वो उनका होगा, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो इसीलिए अगर एक अमाउंट रिसीव किया जाता है फ्रॉम द सेल ऑफ डैमेज्ड गुड्स, द अमाउंट विल गो टू द इंश्योरर। ऑब्वियसली इंश्योरर के हाथ में जाएगा वो अमाउंट, चाहे उसको 10 रुपये मिले या 25 रुपये मिले या 25,000 मिले, वो उनकी किस्मत है कि उनको क्या हाथ में आता है, ठीक है। अब रह गई बात दूसरे लॉस की, जो कि टोटल लॉस का ही सेकंड पोर्शन है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। अब कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस का मतलब क्या है? गाड़ी का डैमेज हो गया, नुकसान हो गया, पर रिपेयर कंपनी कहती है या हमारी वर्कशॉप कहती है कि आप दे जाइए गाड़ी, हम इसकी रिपेयर कर देंगे। मेरी गाड़ी आई 2 लाख की, रिपेयर करने वाली कंपनी कह रही है या वर्कशॉप कह रहा है कि जी इसके ऊपर 2.5 लाख लगेंगे। अब बताइए समझदारी किस में है? समझदारी इसमें है कि मैं 2 लाख रुपए की नई गाड़ी खरीद लूँ या 2.5 लाख रुपए रिपेयर कंपनी का दूँ। ऑब्वियसली मैं नई गाड़ी में ही विश्वास रखूँगी, क्योंकि 2.5 लाख उसको दे देने से बेटर ही है कि मैं उसमें 50-60 हज़ार और मिला के शायद अच्छी गाड़ी और ले लूँ, बजाय इसके कि मैं उसकी रिपेयर कराऊँ, तब भी तो वो पुरानी ही मानी जाएगी ना। तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। सेम केस यहाँ मेरीन इंश्योरेंस के साथ भी हो रहा। शिप जा रहा है जी आपका कहाँ? समुद्र में। ओके, तूफान आ गया, फंस गया बुरी तरह से, ठीक है, कहीं कोई चांस नहीं है। हमने क्या किया? शिप को वहीं छोड़ा। अब हमने अपनी जान बचानी है, हम वहाँ तो उसके साथ नहीं बैठे रह सकते ना। सामान इम्पॉर्टेंट है या हमारी जान इम्पॉर्टेंट है? हम अपनी आपको बचा कर किसी न किसी तरीके से बाहर निकल आए, आ गए जी अपने घर। लेकिन हमने शिप को क्या किया? अबेंडन कर लिया, मतलब छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था, कैसे बचाते उसको। तो यहाँ पर हमारे हाथ में कुछ था ही नहीं, वो चीज़ हमारे कंट्रोल के बाहर चली गई, ठीक है। अब मान लीजिए कोई और शिपिंग कंपनी कहेगी जी हम आपका शिप जो है बाहर ले आते हैं, आप ऐसा कीजिए, इतना पैसा दे दीजिए। फॉर एग्जांपल शिप की कीमत टोटल मिलाकर 10 करोड़ है, ठीक है। शिपिंग कंपनी कहेगी जी हम आपसे 11-12 करोड़ पे ले लेते हैं, या 15 करोड़ हमारा बजट रहेगा, आप 15 करोड़ हमारे हाथ में रखिए और हम आपका शिप निकाल कर बाहर ले आते हैं। वो हमारी प्रॉब्लम है, हम कैसे लाएंगे? अब बताइए, बात वही आ गई, गाड़ी वाला केस समझ में आ गया आपको कि शिप को बाहर निकालने का, रिपेयर कराने की वाली बात होगी ना, कि उसको वापस लाने का जो कॉस्ट है वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को तो पार कर गया। तो इसका मतलब तो समझदारी इसी में है कि शिप को अबैंडन ही कर दिया जाए और उसका जो एक सपना था बचाने का, उसको आप भूल जाइए, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लागू हो जाती है। नाउ यू हैव अबैंडन्ड द शिप फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न, और वो एक जेन्युइन रीज़न था, उसमें आपका कुछ ऑब्वियसली या तो आप
अच्छा खासा पैसा देकर उस सामान को छुड़वाइए या उस शिप को बचाइए, पर उसमें कोई लॉजिक नहीं है ना, समझदारी किसमें है कि आप उसको छोड़ दीजिए। रीज़न, क्योंकि उसको बचाने का, उसको रिपेयर का, उसको वापस उसी हालात में लाने का इतना पैसा आपको देना पड़ जाएगा कि उतने में तो आपका नया शिप आ जाएगा या उतने में तो वो सामान आ जाएगा। तो लॉजिक नहीं है ना कोई, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो अब ये वाला जो लॉस है, अब छोड़ने का मतलब क्या है, शिपिंग कंपनी आपको क्या कहेगी कि आपने क्यों छोड़ा। ऑब्वियसली वो ये नहीं कहेगी कि क्यों छोड़ा, और ये तो है कि आपको जब छोड़ोगे, जब आप अबेंडन करोगे तो आप बाकायदा आप इंश्योरेंस कंपनी को एक नोटिस देंगे, ठीक है। वो बताएंगे, आप उसको रीज़न बताएंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या सिचुएशन थी, क्या सर्कमस्टांसिस थे, राइट। इंश्योरेंस कंपनी भी कि इतनी बेवकूफ़ नहीं है ना कि आपकी बात के ऊपर इतनी आसानी से विश्वास कर लेगी। ऑब्वियसली वो बाकायदा हर चीज़ को सर्वे करेगी, असेस करेगी, वो हालात चेक करेगी, बहुत सारी उनके प्रोसीजर्स होते हैं, राइट। तो उसके आधार पर ही वो डिसाइड करेगी कि आपकी बात में कितना दम है। ओके, तो मान लीजिए आप ठीक बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं, साबित हो जाता है, तो आपका जो लॉस हुआ है, जो सामान आपने छोड़ा है, जो शिप आपने वहाँ छोड़ा है, उसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी, अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है उतने का। तो ऑब्वियसली ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना अमाउंट का इंश्योरेंस करवाते हैं, अंडर इंश्योरेंस है या ओवर इंश्योरेंस है, वो डिपेंड करता है कि पॉलिसी किस टाइप की है, ठीक है। तो अभी हम वापस उसी बात पे आ जाते हैं। शिप डिस्ट्रॉय हो गया है, इतना हो गया है कि उसकी जो रिपेयर है उसका कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। शिप फंस गया है, निकालने का कोई चांस नहीं है, और अगर चांस है भी सही तो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। इस केस में हमने शिप को अबैंडन किया, हमने अपना सामान छोड़ दिया। अब इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, जी लाओ जी हमारा लॉस दो। इंश्योरेंस कंपनी अपना असेस करेगी और बाद में हमारा क्या करेगी, इंश्योरेंस का जो पैसा हमारा बनता है वो हमें आराम से दे देगी। अब उसके बाद अब जो शिप वहाँ रह गया है, फंस गया है, छूट गया है सामान हमारा, इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, अपने लेवल पे अपनी कोशिश करेगी उस सामान को निकालने की, शिप को निकालने की। जो भी कोशिश करेगी वो उनकी है, उनकी प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली इतना बड़ा लॉस वो भी क्यों सहन करेंगे, कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा कॉम्पनसेट अपने आप को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब एक शिप बैड सिचुएशन में पहुंच जाता है, उसकी कॉस्ट ऑफ रिपेयर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि शिप को जो है निकालना बड़ा मुश्किल है, तो इट इज़ एडवाइजेबल टू अबैंडन द शिप। क्लियर होगी ये बात, ओके। सो ये था हमारा कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस का मतलब क्या है कि हमारे शिप का नुकसान इस हिसाब से हुआ है कि हम उस नुकसान को, अगर रिपेयरेबल है लेकिन रिपेयर करने की कॉस्ट उससे कहीं ज़्यादा है, ओके। यहाँ मेरी बात सारी आपको समझ में आ गई होगी। नाउ अबैंडन करने के बाद मैंने आपको यहाँ से मैं बता रही हूँ, इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस के केस में जो इंश्योर्ड पर्सन है वो एक नोटिस देता है अबैंडनमेंट का। किसको देता है, इंश्योरेंस कंपनी को देता है, एंड सरेंडर कर लेता है। ऑब्वियसली आपको याद है हमने इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस का चैप्टर जब स्टार्ट किया था, एक प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। उसका मतलब यही है कि इंश्योरेंस कंपनी का फिर अधिकार हो जाता है उस सब्जेक्ट मैटर पर जिसका नुकसान वो भर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शिप है या सामान है, अब वो किसका हो गया, इंश्योरर का हो गया। इंश्योर्ड पर्सन जो है वो टोटल लॉस की तरह पैसा ले लेगा, किससे, इंश्योरेंस कंपनी से, और इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उस अबैंडन्ड शिप को या सामान को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर लेगी, ठीक है जी। यहाँ तक बात होगी क्लियर। नाउ सेकंड पोर्शन इज पार्शियल लॉस। पार्शियल लॉस का मतलब क्या है, नाम से ही पता लग रहा है, थोड़ा सा लॉस हुआ है। थोड़े का मतलब मैं ये नहीं कह रही है कि बिल्कुल ही थोड़ा हुआ है, थोड़े का मतलब ये भी हो सकता है कि 70% ख़राब हो गया या 10% ख़राब हो गया। पर बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए 90 अबाव चले गए या 100 के अप्रॉक्सीमेट चले गए, फिर तो वो टोटल लॉस की कैटेगरी में आ जाएगा, राइट। तो पार्शियल का मतलब होता है जब आपका सब्जेक्ट मैटर पार्शियली डैमेज हो जाता है, यानी कि उसका एक पार्ट डैमेज हुआ है, दैट इज़ पार्शियल लॉस। नाउ पार्शियल लॉस जो है हमारा दो तरीके का है, पर्टिकुलर एवरेज लॉस एंड जनरल एवरेज लॉस। ये फिर से एडवर्टाइजमेंट वर्ड आ गया, इसको प्लीज़ अवॉइड कीजिए। आगे चलते हैं। पर्टिकुलर एवरेज लॉस का मतलब यही है, ऐसा लॉस जो पार्शियल है, चाहे वो सब्जेक्ट मैटर कौन सा हो, शिप है हमारा या हमारा सामान है, वो किसी भी खतरे का सामना करने के बाद लॉस में जा सकता है। अगर वो ऐसे रिस्क से
डैमेज हुआ है, जो रिस्क हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर है, तो हम उस रिस्क से जो हमारे को डैमेज हुआ है, पार्शियल हुआ है, उसका भरपाई हम किससे करवाएंगे? इंश्योरेंस कंपनी से करवाएंगे। ठीक हो गया जी, क्लियर है। तो पार्शियल एवरेज लॉस इज नॉट कॉज्ड वॉलंटली। ऑब्वियसली वॉलंटली क्यों करेंगे? हम अपनी अपनी चीज़ों को खुद थोड़ी ना पानी में डाल रहे हैं, हम जानबूझ के कुछ नहीं कर रहे हैं, वो हो गया है, वो किसी ना किसी वजह से हुआ है, और वो वजह हमारे इंश्योरेंस में कवर होनी चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए जी, अब चलते हैं आगे। दैट इज़ जर्नल एवरेज लॉस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लॉस। अब आप कहेंगे कि लॉस भी कभी इंटरेस्टिंग होता है? यहाँ लॉस इंटरेस्टिंग नहीं है, पर जो वजह बताने जा रही हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब इसमें एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ आपको, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमारे एक शिप जा रहा है, आपने अपने 10 कंटेनर उस शिप में बुक करा रखे हैं। ठीक है, इसी तरह आपकी तरह और लोग भी हैं जिनके कंटेनर उस शिप में हैं, एक्सपोर्ट हो रहा है बहुत सारे लोगों का सामान, जिसमें आप भी हैं, मैं भी हूँ, बहुत सारे लोग हैं, राइट। तो अभी क्या हुआ कि मेरे कंटेनर में कहीं ना कहीं कुछ लीकेज हो रहा है, और कंटेनर में थोड़ा सा रिस्की सामान है, और वो लीकेज जो हो रहा है, उस लीकेज से क्या हो सकता है? पूरे शिप में आग लग सकती है, राइट। मेरा तो नुकसान जो होगा सो होगा, आप लोगों का भी नुकसान होने के चांसेस हैं, या पूरी शिप भी डूब सकती है, उसमें आग लग सकती है। अब समझदारी क्या है? अब आप मान लीजिए आपका एक मैं आपके बारे में बात नहीं करूँगी, एक जनरल बात करूँगी। अगर एक इंसान का बॉडी में किसी पार्ट पे कई बार कोई जैसे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए डॉक्टर ने कहा जी ये आपके इस पार्ट पे क्या हुआ? जहर फैल गया, अब इसको तो काटना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। अगर आपने इसको नहीं कटवाया तो पूरी बॉडी में फैल जाएगा और आपकी डेथ हो सकती है, राइट। तो पेशेंट क्या कहेगा? पेशेंट ये कहेगा कि नहीं, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया जाए, या फिर मेरा वो पार्ट काट दिया जाए। तो ऑब्वियसली 99% केसेस में वो बॉडी पार्ट अलग कर दिया जाता है। सेम केस यहाँ पर है। अगर 2 कंटेनर में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्यों ना उन कंटेनर को उठाकर कहाँ डाल दिया जाए? सी में। और कोई ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन तो कोई है नहीं, कारण अभी तो हमारी यात्रा बीच में ही है, और हम अगर यात्रा पूरी होने का इंतज़ार करेंगे तो शायद वो पूरी हो ही ना पाए, उससे पहले ही हमारा शिप डूब सकता है या आग लग सकती है। तो क्या किया हमने उन 2 कंटेनर्स को उठाकर पानी में डाल दिया। अब हमने का मतलब यहाँ पर शिप का ऑनर भी है, शिप में जो कैप्टन है या कोई क्रू है, ऑब्वियसली सब लोगों के अंडरस्टैंडिंग से हुआ है, उसमें मेरी भी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि सामान मेरा है, राइट। अब मेरे 2 कंटेनर का नुकसान हुआ, मैं किससे लूँगी? मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं इंश्योरेंस कंपनी से भी ले सकती हूँ, मैं उन लोगों से भी ले सकती हूँ जिनके सामान को बचाने के लिए मैंने अपने 2 कंटेनर का त्याग किया है, राइट। हालांकि मैंने जो त्याग किया है, मैंने जो सेक्रीफाइस किया है, वो मैंने अपने बाकी के 8 कंटेनर के लिए तो किया ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर कई बार ऐसा भी हो सकता है ना, कोई ज़िद्दी इंसान है कि नहीं, मैं तो ऐसे नहीं करने दूंगा। हालांकि वहाँ पर अब हमारी ही नहीं चल सकती, क्योंकि उसमें बहुत सारे और लोगों की जान, उनका सामान, उसकी सुरक्षा शामिल है, राइट। तो ये डिसीज़न तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो कई बार ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रही कि ये हमेशा एक ही पर्सन के साथ प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है मान लीजिए शिप ओवरलोड हो गया, हमने यात्रा तो स्टार्ट कर दी, पर अपना इतना लोड हमने कर दिया शिप को कि रास्ते में जाकर डगमगाने लगा और डूब सकता है। तो अभी क्या करेंगे? एक बंदे का सामान नहीं फेंकेंगे, थोड़ा थोड़ा या तो सबका फेंकना पड़ेगा, ठीक है। या फिर एक बंदा कहेगी जी मेरा ही फेंक दो, कोई बात नहीं, मैं तो अपना इंश्योरेंस कंपनी से कवरेज ले लूँगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं ना कि जिसने इंश्योरेंस ना करवाया हो। हालांकि ऐसा बहुत रेयरेस्ट केसेस में होता है। मेरीन इंश्योरेंस जो है बहुत एक तरह से कंपलसरी है शिपिंग के केस में। तो ऑब्वियसली 100% ही मान के चलिए कि सबको इंश्योरेंस जो है, डैमेज का जो इंश्योरेंस है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा पॉइंट क्या था? हमारा पॉइंट ये है कि हमने अभी यहाँ पर कुछ जो नुकसान किया है वो हमने अभी जानबूझकर किया है। जानबूझ का मतलब जानबूझकर हमने क्या करा? समुद्र में अपना सामान फेंक दिया, लेकिन उसके पीछे हमारा मकसद कोई हमारी मैल इंटेंशन नहीं थी। हमारा मकसद किसी के सामान को या शिप को बचाना था। तो जो हमने सेक्रीफाइस किया है वो बचाने के लिए किया है, राइट। अब 10% लॉस करके अगर मैं 90% बचा सकती हूँ तो समझदारी तो इसी में ही है, ठीक है। तो इस तरीके के लॉस को हम कहेंगे जनरल एवरेज लॉस, ठीक है। और उस लॉस की भरपाई भी हमारी शिपिंग कंपनी, हमारा जो इंश्योरेंस कंपनी है हमें देगा, डेफिनेटली देगा, ठीक है। तो अभी मान लीजिए मेरे 2 कंटेनर फेंक दिए गए मेरी चॉइस से, तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी से भी कवरेज ले सकती हूँ। मैं चाहूँ तो आप लोगों से, जो बाकी के लोग हैं, जो बाकी के एक्सपोर्टर हैं, उनसे भी ले सकती हूँ। शिप के ऑनर से भी ले सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मैंने उसके शिप को भी बचाने की कोशिश की है,
राइट। सो यहाँ पर पॉइंट ये है कि जो सेक्रीफाइस किया गया है वो सबके बेनिफिट के लिए किया गया है, इसलिए जिन जिन लोगों का बेनिफिट हो रहा है वो सब थोड़ा थोड़ा प्रोपोर्शनेटली उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। मैं चाहूँ तो इंश्योरेंस कंपनी से 100% उसका ले सकती हूँ उन 2 कंटेनर का, और इंश्योरेंस कंपनी बाद में जो है बाकी के एक्सपोर्टर से अपने आप ले सकती है, वो फिर उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है। तो यहाँ पर जो लॉस मैंने बताया दैट इज़ जनरल एवरेज लॉस, उससे पहले बताया था पर्टिकुलर एवरेज लॉस। पर्टिकुलर एवरेज लॉस जानबूझकर नहीं होता है, वो अपने आप हो जाता है। अपने आप का मतलब किसी न किसी एक्सीडेंट की वजह से या कोई जो दूसरे सी परल्स हैं उनकी वजह से हो सकता है। जनरल एवरेज लॉस तो हम बाकी के लॉस को बचाने के लिए करते हैं। तो ये थे हमारे पार्शियल लॉस। तो अभी हमने जो पढ़े हैं, एक बार फिर से मैं वापस आ जाती हूँ उसी डायग्राम पे। अब आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। यहाँ पर आएंगे हम, राइट, यहाँ पे आ गए, वापस आ जाएं। मरीन लॉसेस को 2 पार्ट्स में बांट दिया हमने, टोटल लॉस एंड पार्शियल लॉस। टोटल लॉस में हमने कहा एक्चुअल टोटल लॉस, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 100% लॉस हो गया। कंस्ट्रक्टिव लॉस का मतलब होता है कि लॉस तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है लेकिन उसकी जो रिपेयर करवाने की कॉस्ट है वो उससे भी ज़्यादा आ रही है, इसलिए उसको भी हम टोटल लॉस मानकर ही उसका कवरेज कहाँ से ले लेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से ले लेंगे। ठीक है। पर्टिकुलर एवरेज लॉस जो जानबूझकर नहीं किया जाता, किसी न किसी एक्सीडेंट या घटना की वजह से हो जाता है, इसका लॉस भी हमें इंश्योरेंस कंपनी कवर करके दे देती है। जनरल एवरेज लॉस ऐसा लॉस होता है जो किसी सेक्रीफाइस का परिणाम है, और सामान को बचाने के लिए, शिप को बचाने के लिए हम ऐसा सेक्रीफाइस करते हैं, और इसका कवरेज भी हमें इंश्योरेंस कंपनी 100% दे देगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मरीन लॉसेज। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ डिस्कस करेंगे, इसी तरीके से कुछ और टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।